अमेरिका की इलेक्शन पर खुसूसी सीरीज़ मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूँ आयशा तंजीम। इस सीरीज़ में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर अवाम के मसाइल पर बात कर रहे हैं और इसीलिए आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के बाग जिना में कायद आज़म लाइब्रेरी के बाहर। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आला तालीम के मसाइल पर। मेरे साथ मौजूद हैं सलीमा हाशमी, मुसव्विर हैं, उस्ताद हैं, आर्ट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की प्रिंसिपल रह चुकी हैं और एक साबिक निगरान वज़ीर भी हैं। उनके साथ डॉक्टर तैमूर रहमान जो कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में उस्ताद हैं, तालिब इल्मों के बहुत पसंदीदा हैं और इसलिए भी कि लाल बैंड के बानी हैं। इनके साथ डॉक्टर फलीहा काज़मी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की वाइस चांसलर हैं, 9 किताबों की मुसन्निफ़ हैं, 25 साल का इनका तजुर्बा है तालीम के शोबे से वाबस्ता रहने का। और उनके साथ मौजूद हैं जन्नत बुखारी जो कि ख़ुद भी तालिब इल्म हैं और दूसरे तालिब इल्मों के हुकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। तो आप सबको खुशामदीद। और आप सब असातिज़ा की इजाज़त से, चूँकि हमारे पास एक स्टूडेंट हैं तो अब मैं उनसे शुरू करना चाहूँगी। जन्नत, ये बताएं कि इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आपके पास किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आके कहे कि कोई एक चीज़ बता दें जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं उनसे कहूँगी वो ये कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। जो हमारा तालीम का बजट है वो कुल जीडीपी के 5% से भी कम है, जो कि 2022 में 1.97 था। उसको कम अज़ कम कुल जीडीपी के 5% होना चाहिए ताकि जो आला तालीम के हसूल के लिए तालिब इल्म हैं उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े और इसी तरह से एचईसी का जो बजट है उसमें भी इजाफा हो। आपने तो बहुत बड़ा वाला मसला बता दिया ना कि पैसे पैसे तो वैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास। तो अगर डॉक्टर काज़मी आपके पास आए तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या मसला है जो कि हल भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है और शायद आने वाली हुकूमत कर सकती हो? शुक्रिया आयशा, आपने मुझे मौका दिया, अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनसे यही चाहूँगी कि वो हमारी जो नेशन है इसकी एक बड़ी तादाद ख़वातीन पर डिपेंड करती है। तो क्यों ना हम अपनी ख़वातीन को एजुकेट कर दें और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने की ज़रूरत। एक अगर हम बेसिक एजुकेशन भी देना शुरू कर दें और उनको उनके इब्तदाई राइट्स दे दें, बहुत ज़्यादा भी ना दें। चलें, हम वोट ही की बात कर रहे हैं तो प्रॉपरली हर जगह उन्हें वोट का राइट मिल जाए। ये ना हो कि लाहौर शहर में मिल रहा हो लेकिन फाटा में ना मिल रहा हो या किसी और इलाके। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम एक एजुकेशन अपनी ख़वातीन को दे दें और दूसरे उन्हें वोट का अगर राइट दे दें तो इससे भी बहुत तब्दीली आ जाएगी। डॉक्टर तैमूर रहमान, आपके बारे में सुना है कि आप तालिब इल्मों को बिगाड़ने में बहुत माहिर हैं और हमने उसका एक देख भी लिया नमूना। यहाँ पे जितने लोग आ रहे थे वो आपकी वीडियो सुनते हैं। आप क्या मांगेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी कि जैसे जैसे ज़राए अबलाग तब्दील होते रहते हैं तो उसी के हवाले से किसी भी हुकूमत या समाज की स्ट्रेटजी कि वो किस तरह से रोशन ख्याली अपने समाज में फैला सकती है वो भी तब्दील होनी चाहिए। तो अब जिस दौर के अंदर हम हैं उसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर एक मीडियम है और मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत ने अभी तक इस बात को एक्सप्लोर नहीं किया पूरी तरह से कि सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर शऊर बेदार करने के लिए, एजुकेशन फैलाने के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए और भी जितने समाजी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, इवन साइंटिफिक एजुकेशन के लिए। आप जिसका ज़िक्र कर रही थी वो मेरी एक खुद की कोशिश थी कि मैं जो चीज़ें लम्ज़ में पढ़ाता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वो मैं इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाऊँ और आपने देखा कि वो एक इफ़ेक्टिव मीडियम साबित हो रहा है। तो मैं तो एक अदना सा फ़र्द हूँ, अगर ये चीज़ हुकूमत करे तो ये बहुत बड़ा असर रख सकती है। डॉक्टर हाशमी? मेरे ख़्याल में कि मैं जब भी सोचती हूँ कि भी आला तालीम का मयार, उसका फैलाव, ये सब चीज़ें उनमें कैसे इजाफ़ा हो सकता है, तो सबसे पहले मेरी ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उन बच्चों पे पड़ती हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और हर साल उनकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और जब कोई कहता है कि भी 22 मिलियन, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता कि 22 मिलियन
कितने होते हैं मुझे ये पता है कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर अब पता चला जी वो तो 5 साल पहले की बात थी, अब 23 मिलियन हो गए हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। और उनमें सही कहा कि भाई उनमें बेशतर बच्चियां हैं। और जब इसके बारे में जब सुनते हैं तो मेरा दिल दहल जाता है। और मैं आला तालीम की बात कैसे करूं? मैं तो खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मेरा ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ है जिसमें जो हमारे लीडरान हैं, और लीडरान हमें पता है कि हर तरह के हैं हमारे यहाँ, सिर्फ वो नहीं है जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो हैं जो कि इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे। तो उनसे कहा जाए कि भाई आप रात को सोते कैसे हैं? कैसे सोते हैं जब आपको पता है कि आपके मुल्क में 23 मिलियन बच्चे जो हैं वो कभी स्कूल के अंदर दाखिल ही नहीं होंगे। कम से कम मेरी नींदें उड़ जाती। आपने तो बात की उन बच्चों की जो कभी स्कूल नहीं जाते, मगर मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, और आप डॉक्टर तैमूर रहमान खुद भी बाहर से पढ़ के आए हैं, जब लोग लम्स में आते हैं पढ़ने के लिए, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ भी तालीम का मायार इतना बुरा है कि वो जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उनकी तालीम उस लेवल पे नहीं होती कि वो एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सकें। तो आपका क्या तजुर्बा है? मेरा ख्याल है जी इसमें बहुत अनइवननेस है, लाबराबरी। कुछ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो बहुत ही मयारी तालीम दे रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स और कॉलेजेस से कम्पीट करती हैं। यही वजह आफ्टर ऑल आप देखें कि मैंने भी इधर से स्कूलिंग की और फिर यूनिवर्सिटी सारी एजुकेशन बाहर से हासिल की, और मुझे ऐसे नहीं महसूस हुआ कि मैं जब वहाँ गया कोई डिसएडवांटेज था। और बहुत सारे लोगों का यही तजर्बा, इवन बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस कमाल की डिग्रीज ऑफ़र करती हैं, और मुझे खुद फीडबैक ये मिलती है। मगर अगर हम उसको, जिस तरह सलीमा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि अगर उसको हम जनरली देखें कि क्या स्टैंडर्ड है, और ख़ास तौर पे मेहनत कश तबके के लिए, आवाम के लिए जो स्टैंडर्ड है, तो वो उसका बहुत बुरा है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि तैमूर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हालात इतने बुरे नहीं हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ से भरे हुए गिलास को कम दिखाया गया है और ख़ाली गिलास को ज़्यादा दिखाया गया है। हम अगर आज आप जैसे ख़ुद अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं, या और यहाँ से जो लोग जाते हैं, हमारे देहातों से भी बच्चे निकल के जाते हैं और वो कम्पीट करते हैं उस सोसाइटी में जो बहुत मॉडर्न है, और वो एक टाट वाले स्कूल से जाते हैं या एक गवर्नमेंट के स्कूल से भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ बात ये है कि हम उन्हें दिखा पाते हैं या उन्हें दिखाया जाता है जो कम्पीट नहीं करते। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरी फील्ड्स में भी लोग, आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं कि जो जाके इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद उसका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है और पॉपुलर भी हैं। तो और इसमें मज़ीद बेहतरी हो रही है। बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, हम इस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव हैं कि हमारी जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से लोग निकल के जा रहे हैं, उनमें कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो कम्पीट नहीं कर पाते, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अब फील्ड में नज़र भी आती है और जो पाकिस्तान की पहचान भी बनते हैं। अच्छा जन्नत, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक्टिविस्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी एक्सेस है सियासतदानों तक? अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपको लगता है कि कोई आपके पास कभी आता है पूछने कि तुम्हारे क्या मसाइल हैं, हम अपने मंशूर वगैरह में कुछ डाल दें, कुछ तालीम के मसाइल? ये आपने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात की है कि कोई सियासतदान जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और मेरा जो ताल्लुक़ है चूँकि वो एक देहात से है, तो वहाँ कोई किस तरह से आता होगा, और वो अगर आते भी होंगे तो हमारे मसाइल के बारे में बात करने के लिए नहीं, जबकि वो ये कहने के लिए कि हमें आपका वोट चाहिए। लेकिन आप पढ़ती तो लाहौर में है ना, ये तो शहर है, आपकी यूनिवर्सिटी में
या आप एज एन एक्टिविस्ट आपको कभी एक्सेस मिली है, आपकी इंटरेक्शन हुई है किसी बड़े सियासी लीडर से? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो हमारे मसाइल हैं, बीइंग एक्टिविस्ट, हम एहतजाज भी करते हैं, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं जब हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो तब भी जो हमारे लीडरान हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो हम कोशिश नहीं करते कि वो हमारे पास आएँ, हमारी बात सुनें, हमारे मसाइल को जानने की कोशिश करें और हमारे जो हल किए जा सकते हैं, जिस तरह से मसाइल, उस पे बात करें। इस तरह से कभी भी नहीं हुआ है मेरी एक्टिविज़्म के दौरान। तो अगर सियासतदान आपके पास नहीं आ रहे, आपके मसाइल नहीं सुन रहे, तो अगले इलेक्शन में आप वोट क्यों डालेंगी? आपके पास तो कोई आता ही नहीं है पूछने कि तुम्हारा मसला क्या है। बात ये है कि वोट जो है वो एक तो हमारा राइट है कि हम उसको कास्ट करें, और अभी इलेक्शंस में चूँकि कुछ दिन बाकी हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई सियासतदान हम तक आए और हमसे बात करने की कोशिश करे और हमारे मसाइल जानने की कोशिश करे, तो फिर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं कि अगर वो अपने पार्टी के मंशूर में इलेक्शंस के बाद हमें ये यकीन दिलाते हैं कि वो जो हमारी स्टूडेंट्स की तालीम के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और जो हमारी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे, तो हम ज़रूर उनको के लिए वोट देंगे। लेकिन अगर वो हमारे मसाइल को ही हल नहीं करेंगे और हमारे जो बुनियादी डिमांड्स हैं वो अपने मंशूर में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर हमें उनको भी हमारी तरफ से नाउमीदी ही रहेगी। सलीमा हाशमी साहिबा, इलेक्शंस के करीब कोई गहमा गहमी बढ़ती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में? बढ़नी तो चाहिए असूली तौर पे, लेकिन इस मर्तबा कोई ख़ास हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इसके बहुत सारी वजूहात हैं, मुझे उनमें गौर करने की इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ये जानते हुए भी कि मुश्किल हालात हैं और मुमकिन है कि उनकी राय जो है वो इस इलेक्शन में शामिल ना हो, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में उस नाउमीदी में भी एक उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। और ये बेशक इसमें तो सही कहा जन्नत ने कि भाई ये हमारा हक़ है कि हम अपनी राय दें, जिस तरह से भी दें, और वरना आप कभी भी तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा भी आपने वोट दिया, आप शामिल हुए उस राय शुमारी में, तो मेरे ख़्याल में ये हर एक को सोच विचार करके, तो कुछ भी हो, उस लम्हे जब वोट डालते हैं तो वो हमारे एक तो इरादे जो हैं उसकी निशानी होती है, लेकिन इसके अलावा जो हुक्मरान हैं उनको भी उस लम्हे पता तो होता है कि भी हर कोई जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहा है। जब तक कि इंसानी जो तहज़ीब है वो कोई और तरीक़ा नहीं निकालती लोगों की राय लेने के, जब तक तो यही तरीक़ा है। लिहाजा हमें बिल्कुल वहाँ पे जाना चाहिए, उससे पहले भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भी ये हम चाहते हैं, और अपने मैनिफेस्टो में अगर आप डाल रहे हैं, मंशूर में डाल रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं। डॉक्टर रहमान, कैसे जो ये तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, कैसे अटेंशन लें सियासतदानों की, क्योंकि सियासतदान आगे जाके डिसीजन मेकर्स होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, क्या तरीका अपनाया जाए? तो बड़ा औखा सवाल आपने पूछ लिया है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास कुछ का जवाब है, क्योंकि हमने तो बहुत कोशिश की है कि उनकी तवज्जो हमारी तरफ आए और जो हम सॉल्यूशंस उनको बता रहे हैं उस पे वो कुछ अमल दरामद करें। मगर मेरा ख्याल है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस होते हैं उनके सामने जो मैट्रिक्स ऑफ पावर कन्फिगरेशन है वो कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हम किसी खाते में ही नहीं होते। हकीकत यही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ताकतवर कुव्वतों के साथ कहीं मुकाबला करना है, तो कहीं पे उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो कहीं उनके साथ उनके लिए भी कुछ करना है। तो मगर इसके बावजूद चाहे जन्नत जैसे लोग या सलीमा हाशमी या हम एकेडमिक्स जो हैं, हम चाहे बहुत ताकतवर कंस्टिट्यूंसी उनके लिए ना भी हों, मगर जो हम राय ऑफ़र कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम राय इस वजह से भी है, ना सिर्फ क्योंकि हम भी आवाम का हिस्सा हैं, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि हमारा जो स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट है उसमें वो ये है कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, और तालीम के बग़ैर और इल्म के बग़ैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, और तालीम सबकी, औरतों की तालीम, मेहनत कशों की तालीम, देहात में रहने वाले लोगों की तालीम उसमें शामिल है, कोई उसमें एक्सक्लूड नहीं
ہونا چاہیے. تو الٹیمیٹلی اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ جتنے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے ان دی اینڈ اسی علم میں ملے گا، تعلیم میں ملے گا، علم کی جستجو میں ملے گا، تو وہ بات غلط نہیں ہوگی. تو پھر میں سیاستدانوں سے آپ کے ذریعے ہی پوچھنا چاہوں گا، تو پھر کیوں اس بات کو نگلیکٹ کرتے ہیں جب آپ بھی ہر تقریر میں اس کو دہراتے ہیں کہ علم ہی ہر مسئلے کا حل ہے، مگر پھر آپ خود ہی اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. بس اتنی بات سن لیں، ہماری یہی فریاد ہو سکتی ہے. ڈاکٹر فلیہ کاظمی، کیوں مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب علم کی جیسے کہ بات ہوئی کہ ہر تقریر میں ذکر ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو واقعی شعور ہے یا تقریر کسی اور سے لکھوائی ہوتی ہے؟ نہیں، شعور تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں بلکہ اس بات کو آگے یوں بھی بڑھاؤں گی کہ انہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ پاور ہمارے پاس ہے. ہم جن جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یوتھ ہے، اور پاکستان تو اس ٹائم ڈپینڈ یوتھ پر کر رہا ہے. تو اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں، ان کے لیے وے آؤٹ بھی یہی ہے، تو وہ بہت بہتر طریقے سے ون بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے پلان کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بہتر اپنا فیس بھی شو کر سکتے ہیں، جو کہ جنرلی نہیں ہو پاتا ہمارے ہاں. کیوں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، ہم نیگیٹو پہ زیادہ دھیان دیتے، پازیٹیو پہ کم. تو اگر وہ آ جائیں ہمارے پاس، تو ہمارے پاس ینگ لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اور یہ وہ فورس ہے اس وقت جو پاکستان کو پوری دنیا میں پاپولر بھی کر رہی ہے اور اسٹرانگ بھی کرتی ہے. تو بہت بہتر ہے وہ ہمارے پاس ہی آ جائیں. بہت آسان رستہ ہے، ایک گیٹ ہی عبور کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے سے بہت کچھ سیکھ کے چلے جائیں گے اور بہت حاصل کر لیں گے. صرف بات یہی ہے کہ آپ اس سیکٹر پہ توجہ تو دیں، کیونکہ ابھی دیکھیں ہماری جو ینگ لاٹ ہے نا، وہ بہت سینسیبل ہے. وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ کیسے حاصل کرنا ہے. تو اگر ہماری طرف آ جائیں یہ ہمارے پولیٹیشنز، تو وہ خود بھی بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اور بہت کچھ دے سکتے ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان کا فیوچر بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کا فیوچر بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو ایک سافٹ امیج ہے جو کہ بننا چاہیے دنیا میں، جو کہ اصل میں ہے پاکستان کے اندر لیکن ہم پریزنٹ نہیں کر پاتے، وہ بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جنت، یہ سوال مجھے شاید آپ سے پہلے کرنا چاہیے تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ بہت مختصر وقت میں ہمیں یہ بتا دیں کہ بڑے بڑے مسائل اس وقت آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کے ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن تک ہی نہیں پہنچائے جاتے. یونیورسٹی میں ایک سنڈیکیٹ کمیٹی ہوتی ہے، جس کمیٹی کا ایک رکن اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن کے ذریعے منتخب ہوتا ہے. اور جب ان کمیٹیز میں جاتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو بھی شامل ہوتا ہے. تو طلبہ یونینز پہ جن کو بین کہا جاتا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی بین نہیں ہے، میں یہ کہوں گی کہ وہ ان بین ہوں، ان کے الیکشنز ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل ہو، اور تمام طلباء کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایک پروسیس کے ذریعے اپنے حل کی طرف جائیں. لیکن یہ تو آپ بتا رہی ہیں نا کہ اگر شامل ہوں، لیکن وہ مسائل کیا؟ چلیں شامل کر دیا میں نے آپ کو، کر دیا، پاکستان میں تو ایسے بھی کر دیتے ہیں شامل. آپ کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے انوویشن اور ٹیکنالوجی میں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس بجٹ اس طرح سے نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس ہر کوئی نہیں اس طرح سے ان کی موبیلٹی ہوتی. ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ اگر حل ہو تو وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بات کی کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو اگر ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی نہیں ہے تو ان کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ہاسٹلس کے الگ ایشوز ہیں کہ وہاں پر پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی. اور جو یونیورسٹیز بھی ہیں، عمومی طور پہ کلاس روم کا جو ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہوتا ہے، ہمارے ملک کی یونیورسٹیز میں اس طرح سے اسٹرکچر ہی یا انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں وہی ڈیولپ نہیں ہے. اور ٹیکنالوجی بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ کر کے آگے بڑھ سکیں. اور کچھ فیسوں کا بھی اسٹوڈنٹس شکایت کرتے ہیں. سلیمہ ہاشمی صاحبہ، فیسیں
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो हैं ही बहुत ज़्यादा, अब सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी बहुत बढ़ गई हैं और गरीब तलबा की बिल्कुल, दस्तरस से ये बाहर। बिल्कुल सही आप वजह फरमा रही हैं, क्योंकि जो किसी ज़माने में होता था कि भी 2 रुपए फ़ीस होती थी, इस ज़माने में 2 रुपए ख़ासे थे, तो लोग कर लेते थे। लेकिन अब ये है कि तमाम हुकूमती जो इदारे हैं आला तालीम के, उनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर ये तफ़रीक की गई है कि क्या दिन में आप पढ़ें तो थोड़ी सी कम होती है, शाम की अगर आप पढ़ना चाहें तो और ज़्यादा होती है। और वो आम ख़ानदानों के लिए नामुमकिन है, जिनमें 3-4 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो जो फ़ीस है वो नामुमकिन है कि ख़ानदान जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, आला तालीम दिला सके। इसके अलावा जो फ़नी तालीम है, वो भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, या जिस तरह से मैं बसरी फ़नून की जो तालीम है उसमें मैं उससे मेरा ताल्लुक़ रहा है, उनमें और बहुत लवाज़मात होते हैं। उसमें आपको मटीरियल्स चाहिए होते हैं और अक्सर हमारे यहाँ वो इम्पोर्टेड होते हैं। अगर लोकल भी हों, देसी भी हों, उनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मेरा कभी-कभी मुझे बहुत दुःख होता है कि जब एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, तख्लीकी अमल में वो बहुत पेश है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि रंग की, ब्रश की, इन सब चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि वो तालीम ख़त्म करने से पहले ही छोड़ जाता है। और ये कई मरतबा मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि लोगों को इंटरव्यू आप करते हैं, आप एक स्टूडेंट को लेते हैं और 10 जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल उनको आना चाहिए, लेकिन सीट ही थी। तो इसमें कई मसाइल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। उनमें ये है कि भी कितनी जगहें अवेलेबल हैं मुल्क के हर हिस्से में, क्या ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कि तख्लीकी अमल का कोई ना कोई सहूलत दे सकें। आप यकीन मानिए, पाकिस्तान में जिस कदर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने शोबे की बात करूं, मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि ये पैदा कहाँ से होते हैं, जब इनकी परवरिश ही किसी ने नहीं की, किसी ने उनको पेट्रनेज ही नहीं दी। तो मुझे बस वही अपना उस्ताद सलावत अली की बात याद आ जाती है कि जब पापा परवीन ने नया नया गाना शुरू किया, तो मैंने कहा कि इनकी तो कोई उस्ताद नहीं थी, तो इतना अच्छा गाए। तो मुझे कहने लगे उस्ताद जी कि बीबी कभी कभी सहरा में भी फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे यहाँ इस सहरा में फूल खिल रहे हैं और हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितने और फूल खिल सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए बाग़ जिना में फूल निकले हुए हैं, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे नौजवान भी जो हैं वो इसी तरह ही है। और आप नौजवानों को कमतर मत समझिए, इस इलेक्शन में वो आएंगे और इंशाल्लाह अपना वोट डालेंगे और लोगों को हैरान भी करेंगे। तो अब पाकिस्तान आपको अंदाजा हुआ कि ये फैज़ अहमद फैज़ की बेटी है। एग्जैक्टली मैंने इसलिए इनका तारुफ फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से नहीं करवाया कि वो ऑन हर ओन एब्सोल्युटली भी आई एग्री विद यू, उनकी बिल्कुल बहुत ऐसे ही है, मगर जो उन्होंने मुहावरा दिया है वो तो फिर ये आपको पता चलता है कि हाँ जी, फैज़ आपको अहमद पता फैज़ साहब की साहबजादी हैं। मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर तैमूर रहमान। गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फीसों का ज़्यादा होना, क्या इसमें यूनिवर्सिटीज़ के फैसले हैं या ऊपर से सरकारी फैसले हैं? ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचे? मेरे ख्याल है इसका जवाब तो सलीमा जी मेरे से बेहतर दे सकेंगी। मगर आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक पॉलिसी तय करती है, उसी के तहत तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उस पॉलिसी के तहत चलना पड़ता है, जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं। तो कोई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें जो गवर्नमेंट से ऊपर से फैसला आएगा उसमें से वो आगे पीछे ज़ाहिर बात है नहीं हो सकती। तो डॉक्टर फलिया ये बताइएगा कि ये 18th अमेंडमेंट्स के बाद है या उससे पहले है, और उसके बाद आपको लगा है कि बेहतरी हुई है? कैसे आप इसको एनालाइज कर रही हैं? देखिए, मैं 2 बातों का आपका जवाब देना चाहूँगी। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उसमें गवर्नमेंट हमें पॉलिसी नहीं देती कि हमने कितनी फ़ी बढ़ानी है या कम करनी है। जैसे अभी होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में हम शायद वाहिद यूनिवर्सिटी हैं जिसने अपनी फ़ी कम की, और हमने अपनी 2 एफएनपीसी जो फाइनेंस एंड प्लानिंग की कमेटीज़ थी, उसमें एज ए वाइस चांसलर मैंने भी रिक्वेस्ट की कि हमारी, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, और जैसे कि मैडम सलीमा ने फरमाया कि ये प्रोफेशनल डिग्री के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो अगर हम सारी फ़ी हम ही ले लेंगे तो बच्चे कहाँ से वो अपनी बाकी चीज़ें पूरी करेंगे। तो हमने कम की दोनों, बल्कि मुझे हमारी कमेटी की तरफ से भी पूछा गया कि आप बहुत
डेयरिंग स्टेप ले रही हैं कि आप कम कर रही हैं। मैंने कहा देखें हमारा मकसद है सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो हम क्यों ना करें। और उससे हमें फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हमारी स्ट्रेंथ इस दफ़ा बढ़ गई। सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कम हुए, हमारे ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगा ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और हमें नहीं, गवर्नमेंट लेकिन ने मैं आपको रोका थोड़ा नहीं। सा इंटरफेयर कर रही हूँ, आप खर्चा कैसे पूरा करती हैं? वो देखें हमें बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फेडरल गवर्नमेंट से एचईसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एचईडी हमें सपोर्ट करता है। इतने भी मसाइल नहीं होते, पता नहीं मैं या तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं ओवरकम उन चीज़ों को। सिर्फ थोड़ा सा हमें टेक्निकल होना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। अगर हम वो कर लेते हैं तो सिचुएशन बेहतर हो जाती है, खर्चे हमारे पूरे हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बजट बढ़ जाए तो हम बेहतर फैसिलिटी दे सकते हैं, हम बेहतर एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं अपने स्टूडेंट और टीचर को, जो हमारे लिए इस टाइम मुश्किल है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा सबको मुझे लगता है मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैंने अपने 5-6 महीने के टेन्योर में यही किया कि लोगों के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की, स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत ज़्यादा मिलना होता है और उससे जो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जन्नत ने कहा कि हम उन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते, तो हम फ्रीक्वेंटली, मैं तो कम से कम मिलती हूँ। मैंने बड़ी ओपन डोर पॉलिसी रखी, उसमें स्टूडेंट्स भी मुझसे मिलते थे, टीचर्स भी मिलते थे। हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्विकली हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि शायद 5-6 महीने में मैंने कोई 5-6 साल के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये सिर्फ़ इसीलिए हुआ कि हम मिल सके, बहुत हम मिलते हैं लोगों से। जो आप कह रही हैं 18th अमेंडमेंट की जो आप बात कर रही हैं, उसके बाद हमें थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम आया, होना तो चाहिए था कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करती। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से शायद उतने फंड नहीं मिल सके। कुछ आपस में इस तरह के मसाइल हैं जो कि अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए। अब बेसिक जो इसका आइडिया था वो ये था कि लोकल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। वो अगर हमें प्रॉपरली वाक़ई उस तरह कर पाए जिस तरह के ये 18th अमेंडमेंट का ख़्याल था, तो फिर तो वाक़ई मसाइल बहुत अच्छी तरीके से हल हो सकते हैं। लेकिन अभी हुआ ये है कि एचईसी और पीएचईसी जो 2 इदारे हैं, ये आपस में अभी अपने प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व नहीं कर सके। लेकिन हमें एक फ़ायदा है कि हम कुछ फंडिंग इनसे ले लेते हैं, कुछ फंडिंग उनसे ले लेते हैं, तो हमें सपोर्ट फिर भी बहरहाल मिल रही है। आपने जो है वो सल्तनत बरतानिया की पॉलिसी नहीं, इधर-उधर लेकिन हमने से डिवाइड एंड रूल नहीं किया, हमने रिक्वेस्ट की दोनों को। तो हमें अच्छा, फ़ायदा हुआ। जन्नत ये बताइएगा कि आप तो नौजवानों में शामिल हैं ना, तो इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का बहुत बड़ा एक रोल है और हर पार्टी नौजवानों की तरफ देख रही है, उनके वोट मांग रही है। तो एज अ स्टूडेंट फिर आप लोगों के मसाइल कैसे नहीं सुने जा रहे? हमारे जो मसाइल हैं वो अभी के मसाइल नहीं हैं कि जो लीडरान हैं वो इलेक्शंस के नज़दीक आएँ और हमारे मसाइल सुने। हमारे वो मसले हैं जो पिछले कई दिहाइयों से चले ही आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह सियासी कयास है। कभी भी हमारे मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आई है। अगर कोई स्टेबल हुकूमत होती तो जो हमारे मसले थे वो शायद कभी पैदा ही ना होते, और मसले पैदा इसीलिए हो रहे हैं कि हुकूमत स्टेबल नहीं है। तो इलेक्शंस के नज़दीक अगर लीडरान ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे पास आएंगे और हमारे पिछले कई दिहाइयों के मसले यकदम हल हो जाएंगे, तो ऐसा भी मुमकिन है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि चले कई दहाइयों के मसले छोड़ें, क्या आपको लगता है कि एज ए यंग स्टूडेंट के जो वादे तो पूरे नहीं ना करने होते, वादे तो कर सकते, कि कम से कम वादों में आपका हिस्सा है? बिल्कुल, हमें वादे तो नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन कोई पार्टी है जिसके मंशूर में आपको लगता है कि कम से कम ये चाहे आगे जाके मुकर जाए, लेकिन कम से कम उनके मंशूर में जिक्र है स्टूडेंट्स का? पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं अभी तक तो उनके मंशूर में कहीं नज़र नहीं आता है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या वो ये बात कर रहे हैं कि हम नौजवानों की सियासत को फ़रोग देंगे या नौजवानों में से हम में से कोई निकल के पार्लियामेंट तक पहुंचेगा या वहां पर जाकर अपनी राय दे सकेगा। तो ऐसा अभी तक मुझे नहीं नज़र आया है, अनफॉर्चुनेटली। तो क्या आप में से किसी को कोई उम्मीद है मुस्तकबिल से, और अगर है तो क्यों है? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है। और ये तो बिल्कुल ज़हन से ही निकाल देना चाहिए कि हम बेउम्मीद हैं या हम बेउम्मीद हो सकते हैं। हमें उम्मीद जहाँ हो सकता है कि सरकार से ना हो, हुकूमत से ना हो, हुकूमत वक़्त से ना हो, रियासत से भी ना हो, या बैनुल अक़वामी इदारों से ना हो, IMF वगैरह जिनका भी मैंने ज़िक्र किया। मगर अगर हमें उम्मीद है तो वो उन फूलों से है जो इस सहरा के अंदर भी
اگ رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، جن کا سلیمہ جی نے ذکر کیا. اگر ہمیں امید ہے تو اپنی پبلک سے امید ہے، عوام سے امید ہے، یہ جو یہاں پہ لوگ پھر رہے ہیں ان لوگوں سے امید ہے. اور عوام پر جس کو یقین نہیں وہ اپنے آپ کو ایک جمہوریت پسند انسان نہیں کہہ سکتا، ایک عوام دوست انسان نہیں کہہ سکتا. اور آج اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو الیکشن بھی ایک جمہوریت کی ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے. تو پھر کیسے پھر ہم ایسے پروگرام میں جہاں ہم الیکشن کی بات کر رہے ہو، ہم جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو چھوڑتے ہوئے عوام میں جو ہمارا عوام میں جو یقین ہے اس کو ہم کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ اس پہ ہمارا اٹل ایک فیصلہ ہے کہ اسی نے عوام نے ہی تاریخ کا فیصلہ کرنا. ابھی دل نا امید تو دی ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. واہ واہ. جی میں بھی بالکل یہی کہوں گی کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ہمیں بالکل امید ہے، اپنے ینگسٹرز سے امید ہے، اپنے سینئر سے، ایون مجھے تو اپنے سیاستدانوں سے بھی امید ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم امید کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا نا. اور وہ لوگ بھی ہم میں سے نکل کے آتے ہیں جو بھی ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور انہیں کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا، اور امید کے اس پیغام کے ساتھ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، عائشہ تنظیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.